हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फार्मा सायरा क्लासेस। तो हमने आगे एब्जॉर्प्शन, इंट्रोडक्शन, स्कोप, रूट के बारे में पढ़ लिया। आज की हमारी टॉपिक है बायो अवेलेबिलिटी। इसे हम बीए से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी ये क्या होता है? बायो मतलब होता है जैविक, अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता। मतलब हमारे शरीर में कितना ड्रग उपलब्ध है, हमारे ब्लड में जो ड्रग हमने खाया है उसमें से कितना ड्रग हमारे ब्लड में है, वो क्या होती है? बायो अवेलेबिलिटी। आपको एक बात बता दूं कि जो बायो अवेलेबिलिटी है पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करती है। यानी कि एब्जॉर्प्शन के बिना बायो अवेलेबिलिटी हम पढ़ ही नहीं सकते। जब तक ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगा बायो अवेलेबिलिटी परिभाषित नहीं की जा सकती। यानी कि बायो अवेलेबिलिटी पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करती है। अब देखते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी में क्या क्या आता है। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग। रेट क्या होता है? टाइम। ये किसको इंडिकेट करती है? टाइम को। और एक्सटेंट क्या होता है? अमाउंट को। यानी कि कितने टाइम में कितना ड्रग एब्जॉर्ब हो करके हमारे सर्कुलेशन या ब्लड में पहुंच जा रहा है, वही क्या है? बायो अवेलेबिलिटी। हम क्या कह सकते हैं? जितना ड्रग जितने समय में एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाए, वही उस ड्रग की क्या होती है? बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है। तो बायो अवेलेबिलिटी रेट और एक्सटेंट यानी कि टाइम और अमाउंट पे डिपेंड करती है ड्रग के, और ये एब्जॉर्प्शन पर पूरी तरह से डिपेंडेबल होता है। तो इस बायो अवेलेबिलिटी में एक ग्राफ बहुत फेमस होता है, ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं, और ये ग्राफ इम्पॉर्टेंट भी है। इस साल एग्जाम में आया भी था, ये बायो अवेलेबिलिटी से क्वेश्चंस आए थे, 3 नंबर के पूछा था। तो हम इस ग्राफ को देखते हैं और इसके माध्यम से समझते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। ये ग्राफ आप देख रहे हैं, ये क्या है? टाइम है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है? टाइम है। और ये क्या है? प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी कि जब ड्रग एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में गया तो उसका कंसंट्रेशन कितना है। ये 10%, 20%, 30%, 40% ये दिया हुआ है। ये कोई 3 ड्रग है। एक है सॉलिड ड्रग, लिक्विड ड्रग, और सी क्या है? कोई भी ड्रग है ले रहे हैं। हमने इन ड्रग को खाया है, बारी बारी से हम देखते हैं। जब हमने ड्रग सी को लिया था, ड्रग सी को, तो इसका जो परसेंटेज कितना गया? 10%। 10% के बाद ये क्या? ग्राफ डिक्रीज़ हो रहा है। यानी कि ड्रग को हमने खाया 10% तक गया, और हमने जो ड्रग को खाया बी लिक्विड, ठीक है, इस ड्रग को खाया तो इसका जो परसेंटेज कहाँ गया? बढ़ गया, सीधा 30% में पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद ग्राफ क्या हो रहा है? डाउन। जब ए ड्रग को खाया ये धीरे धीरे गया और कहाँ? 20% पे पहुंचा, और क्या? ग्राफ डाउन। अगर हमें कोई डिसीज़ है और उस डिसीज़ में हमें 20% चाहिए बेनिफिट, क्या चाहिए? 20% का कंसंट्रेशन हमें चाहिए, तो हम कौन सा ड्रग लेंगे? तो हमारे लिए कौन सी ड्रग सूटेबल होगी? तो हमारे लिए ए ड्रग सूटेबल होगी, क्योंकि ए ड्रग क्या हो रहा है? 20% कंसंट्रेशन दे रहा है। वैसे बायो अवेलेबिलिटी बी ड्रग की अच्छी है क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हाँ, लेकिन हमें कितना चाहिए? 20%। अगर हम बी वाला खा लेंगे तो 20% से ज़्यादा हो गया, 30% हो गया इसका एब्जॉर्प्शन। जब 30% एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो हमारे अंदर साइड इफेक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि हमें 20% ही चाहिए था। अब ये क्या हो गया? 30%। अब 30% एक्स्ट्रा हो गया, 10% हमें नुकसान करेगा। अगर हम सी वाला खाते हैं तो ये 10% है, 10% बच गया, यानी कि कम इफेक्ट दे रहा है। तो हम कौन सा ड्रग खाएंगे? ड्रग ए खाएंगे जो हमें 20% का इफेक्ट देगा। तो ये ड्रग सबसे ज़्यादा सूटेबल है और बायोबिलिटी इसकी ज़्यादा अच्छी होगी हमारे लिए। अगर हमें 30% चाहिए होता तो हम कौन सा खाते? बी ड्रग खाते। और उससे भी ज़्यादा परसेंटेज अगर हमें अमाउंट चाहिए होता ड्रग को अपने डिसीज़ को ठीक करने के लिए, तो हम उससे भी हाई क्वालिटी कैटेगरी की ड्रग खाते, या फिर आईवी इंजेक्शन लेते जो और ज़्यादा इफेक्ट देता, ठीक है। तो इस तरह से बायोबिलिटी का ग्राफ बनता है। तो आपने देखा यहाँ ए कि 20% क्या इफेक्ट मिला। ये क्या है? मैक्सिमम थेरेपेटिक्स इंडेक्स। हमें मैक्सिमम चाहिए था। थेरेपेटिक्स इंडेक्स मतलब कितना ज़्यादा ड्रग फ़ायदा दे रहा है, उसका थेरेपेटिक इफेक्ट कितना ज़्यादा मिल रहा है। तो हमें 20% चाहिए था, तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम। ये क्या हो गया? मिनिमम थेरेपेटिक्स इंडेक्स कितना है? 10। जो ड्रग सी की है ये मिनिमम से मिनिमम कितनी दे रही है? 10। इन दोनों के बीच की जो एरिया होगी इसे हम क्या बोलेंगे? थेरेपेटिक विंडो। क्या बोलेंगे? थेरेपेटिक विंडो, ठीक है। तो इन सारे एरिया को ऐसे काउंट कर करके हम क्या करते हैं? बायो अवेलेबिलिटी को काउंट करते हैं। बायो अवेलेबिलिटी का एक फार्मूला होता है, ये है AUC आफ्टर ओरल डोज अपॉन AUC आफ्टर IV डोज। जो बायो अवेलेबिलिटी होती है IV डोज की सबसे अच्छी मानी जाती है, 100% मानी जाती है। इसीलिए बायो अवेलेबिलिटी को हम IV से ही कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये क्या है? 100%, ठीक है। तो हम किसी भी डोजेज का कंपेयर IV से करते हैं। तो हमने यहाँ पे ओरल डेज ले रहे हैं तो किससे कंपेयर कर रहे हैं? IV डोज से। लिक्विड लेंगे तो लिक्विड से, अगर SC लेंगे तो SC से, IM लेंगे तो IM से, IV से कंपेयर करेंगे और इसका निकालेंगे, ठीक है।
इसका बायोअवेलेबिलिटी काउंट करेंगे। AUC क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? ये देखिए, जो ए ड्रग लिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? एरिया हो गया इसका। यहाँ से आके यहाँ डाउन हो रहा है, तो ये क्या हो गया? यहाँ से चला, यहाँ से ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया? इसका पूरा एरिया, ये पूरा एरिया हो गया। इसी को बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। अब इसका हायर एजुकेशन जब आप करेंगे आगे B.Pharm M.Pharm, तो वहाँ पे इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने को मिलेगा। इसके फार्मूले होते हैं, न्यूमेरिकल लगते हैं, पर हमें यहाँ पे बस इतना ही पढ़ना है, इस ग्राफ को समझना है। तो आपने इस ग्राफ को देखा और ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। AUC मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व आफ्टर ओरल डोज, एरिया अंडर द कर्व IV डोज, यानी कि ओरल डोज लेने के बाद कितना एरिया आ रहा है, फिर IV डोज लेने के बाद कितना एरिया आ रहा है, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बायो अवेलेबिलिटी। किसी भी पेशेंट की या किसी भी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी हम इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। अब Cmax क्या है? यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन है Cmax। Tmax क्या है? मैक्सिमम टाइम है, मैक्सिमम थेरेपेटिक इंडेक्स या थेरेपेटिक इफेक्ट, मिनिमम थेरेपेटिक इफेक्ट या थेरेपेटिक विंडो, ठीक है। थेरेपेटिक विंडो क्या होता है? एरिया बिटवीन मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट और मिनिमम थेरेपेटिक। इन दोनों के बीच में जो एरिया आता है, मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट और मिनिमम थेरेपेटिक इफेक्ट, इनके बीच के एरिया को हम थेरेपेटिक विंडो के नाम से जानते हैं। तो ये ग्राफ आपको समझ में आया? ओके। मैंने यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है बायोअवेलेबिलिटी, या फिर आ जाए इस बार, क्या पता। तो आप देख लीजिए, जो IV का बायोअवेलेबिलिटी परसेंटेज में वो 100% माना जाता है, जो IM का वो 75% माना जाता है, ISC का 75%, ओरल का 5, किसी किसी में 23 और 40 तक भी होते हैं, ठीक है। और ट्रांसडर्मल में क्या होता है? 80% तक माना जाता है बायोअवेलेबिलिटी। तो आप इसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। अब अगले टॉपिक को देखते हैं, वो क्या है। अगला टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर है जो बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? मैंने बताया कि जो बायोअवेलेबिलिटी है पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करती है, यानी कि जो फैक्टर एब्जॉर्प्शन का होगा वही फैक्टर बायोअवेलेबिलिटी का होगा। केवल एब्जॉर्प्शन की जगह पे आप बायोअवेलेबिलिटी लिख दीजिएगा, वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। सेम फैक्टर है, क्योंकि पूरा इसी पे डिपेंड कर रहा है। तो जो ये इसका फैक्टर अफेक्ट करेगा वही बायोअवेलेबिलिटी का फैक्टर अफेक्ट करेगा। तो आप जहाँ एब्जॉर्प्शन का आपने पढ़ा पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में, कौन कौन सा फैक्टर होता है, वहीं पे एब्जॉर्प्शन की जगह पे बायोअवेलेबिलिटी लिख दीजिए, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्योंकि ये पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है किस पे? एब्जॉर्प्शन पे। अब हम कह सकते हैं कि जो ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोअवेलेबिलिटी। जितना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा उतनी अच्छी बायोअवेलेबिलिटी होगी, ठीक है। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए इसका टॉपिक वाइज, तो ये टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री फॉर्म में। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से फॉलो कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।